हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का नॉर्सेट का एग्ज़ाम कल 11 सितंबर को हो गया है और आशा करते हैं कि सबका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और उसी कड़ी में आज हम नॉर्सेट सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इवैल्यूएट करने में आपने कितना सही किया है कितना नहीं सही किया है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए हम सबसे पहला क्वेश्चंस लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चंस था कॉफर्टी 380A। ठीक है, यहाँ पे था कॉफर्टी 380A। ठीक है, 380A इज इफेक्टिव फॉर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि कॉफर्टी 388 जो है वो कितने साल के लिए इफेक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्शन में था आपके 5 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर एंड 8 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है 10 ईयर। तो जो बच्चों ने 10 ईयर लगाया था उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था इसमें DMPA आल्सो नोन एज। ठीक है, जो DMPA होता है कॉन्ट्रासेप्टिव में वो उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसका अनेदर नेम पूछा गया था। ठीक है, अनेदर नेम ऑफ DMPA। ठीक है, तो DMPA को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरा। ठीक है, ये क्या होती है, एक इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। ठीक है, जिसको हम IM रूट के द्वारा देते हैं। ठीक है, और अगर ये बात करें कि ये कितने दिन के लिए इफेक्टिव होती है तो ये 3 महीने के लिए इफेक्टिव होती है। ठीक है, एक बार लगाने के बाद 3 महीने तक आपको कॉन्ट्रासेप्टिव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम पूछा था, उसका नाम होता है अंतरा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। और यहाँ पे पूछा गया था कि टोकोलिटिक एजेंट आर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा टोकोलिटिक एजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन में एक था MgSO4। ठीक है, तो जो टोकोलिटिक एजेंट होता है वो आपका MgSO4 होता है। ठीक है, टोकोलिटिक एजेंट क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन होता है ये कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, लेकिन जो टोकोलिटिक होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस को कम करते हैं। और उसका एग्जाम्पल है आपका MgSO4। और फिर इसके बाद चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट वॉकिंग एंड टॉकिंग नोन एज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आता है आपका वॉकिंग एंड टॉकिंग वो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एकाथेसिया। ठीक है, तो यहाँ पे एकाथेसिया आपका सही होने वाला ऑप्शन था। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी PPH। यहाँ पे पूछा था गया था कि जो सेकेंडरी PPH होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब वो कब से स्टार्ट होकर कब तक हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी PPH होता है वो आपका आफ्टर 24 आवर स्टार्ट होता है और 6 वीक तक हो सकता है। ठीक है, तो अगर 24 आवर से 6 आवर तक तो अगर 24 आवर से लेकर 6 वीक तक आपको PPH होता है तो उसको हम सेकेंडरी PPH बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था KMC इज़ यूजफुल फॉर। ठीक है, जो कंगारू मदर केयर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों में। ठीक है, तो आपका जो कंगारू मदर केयर होता है वो बच्चों को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनको हम माँ के पास रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हाइपोथर्मिया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था आपका हाइपोथर्मिया वही सही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था LARC रिलेटेड टू। ठीक है, यहाँ पे LARC दिया था और पूछा था ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो LARC जो होता है वो लार्ज एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं उसको हम LARC भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बिडोपा कॉजेज विच सिम्टम्स। कार्बिडोपा पूछा था कि कार्बिडोपा कौन सा सिम्टम्स कॉज करता है। ठीक है, कौन सा सिम्टम इसकी वजह से होता है इसको लेने से। ठीक है, तो जो साइकोसिस सिम्टम होता है वो होता है आपका कार्बिडोपा की वजह से। ठीक है, तो जिन्होंने साइकोसिस लगाया है उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हाट अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड फॉर ब्लड कल्चर सैंपल। ठीक है, तो जो हम लेबोरेटरी में भेजते हैं ब्लड कल्चर के लिए जो सैंपल भेजते हैं उसमें कितने ml हमें सैंपल भेजना पड़ता है, यहाँ पे ये पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में था 10 ml, 5 ml, 15 ml और 2 ml। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होने वाला था वो होने वाला था 10 ml। ठीक है, क्योंकि जब हम कल्चर भेजते हैं तो हमें
10 ml ब्लड निकाल के भेजना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका 10 ml, ठीक है। और उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन दिया था, लीस्ट यूजफुल कैनुला इन बिल्डिंग क्रैश क्लाइंट, ठीक है। एक बिल्डिंग गिर गई है, उसमें कोई क्लाइंट जो है उसको इंजरी हो गई, ठीक है, और उसको इमरजेंसी में लाया गया है। तो वहाँ पे पूछा गया है कि सबसे लीस्ट यूजफुल कैनुला कौन सा होगा, ठीक है, मतलब जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, लीस्ट मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22 नंबर जो है वो होगा, ठीक है, क्योंकि ये 22 नंबर जो है इसका यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो आपका 16 नंबर और 18 नंबर, ठीक है। 16 और 18 नंबर का हम इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। 22 नंबर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीन यूज उसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन स्टोर इन फ्रीजर कंपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन होती है जिसको हम फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीजर कंपार्टमेंट जो वैक्सीन स्टोर करते हैं उसमें 2 वैक्सीन आती हैं, ठीक है। एक आपकी आती है OPV और एक आती है मेजल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेजल्स ऑप्शन में था, तो यहाँ पे हम मेजल्स करेंगे, ठीक है। जो इन्होंने मेजल्स लगाया है उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही वैक्सीन होती है जिसको हम फ्रीजर में रखते हैं, एक OPV होती है और एक मेजल्स होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिलीरियम इन एल्डरली पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है डिलीरियम का मोस्ट कॉमन काज, ठीक है। डिलीरियम का मोस्ट कॉमन काज क्या है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया था हाइपोक्सिया, अल्कोहलिज्म और 1-2 ऑप्शन और भी थे इससे रिलेटेड 1-2 और ऑप्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोक्सिया और अल्कोहलिज्म में से आपका क्या होगा, क्योंकि एल्डरली क्लाइंट दिया है, यहाँ पे ऐसा कोई मतलब बताया नहीं है कि अल्कोहल यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हाइपोक्सिया हम करते हैं, ठीक है। हाइपोक्सिया यहाँ पे जिन्होंने सही लगाया है उनका ऑप्शन सही होने वाला है, हाइपोक्सिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका ऑस्मोलेरिटी ऑफ सोडियम इन NH, ठीक है। आपका पूछा है नॉर्मल सलाइन में सोडियम की ऑस्मोलेरिटी, ठीक है। तो नॉर्मल सलाइन में सोडियम की ऑस्मोलेरिटी होती है आपकी 154, ठीक है, और क्लोराइड की भी 154 होती है, ठीक है। दोनों मिला के 308 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम का पूछा गया है तो 154 आपका होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो NS होता है, NS में आपका अगर सोडियम की बात करें तो 154 इसकी ऑस्मोलेरिटी होती है, ठीक है, और ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये जो इमेज दी है ये इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहचानना था ये किस चीज़ की इमेज है, ठीक है। तो ये इमेज आपकी किसकी थी, एसेप्टो सिरिंज की, ठीक है, ठीक है। ये एसेप्टो सिरिंज होती है, ठीक है। तो ये इमेज आपको पहचान के बताना था कि ये किसकी इमेज है, ठीक है। ये एसेप्टो सिरिंज थी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, क्या साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में था आपका सनकन आई, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का सनकन आई एक चिल्ड्रंस में डोमिनेंट सिम्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में जो सनकन आई था वो अपन यहाँ पे ऑप्शन सही करने वाले थे, ठीक है। तो सनकन आई जिन्होंने लगाया है उनका ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि चिल्ड्रंस में सनकन आई होता है, ठीक है। और आपके जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में जो है आपका बल्जिंग फोंटानल्स भी और इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका था हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड कोल्ड, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड कोल्ड कॉजेज, ठीक है। बार बार आपको कोल्ड हो रहा है, बार बार हिस्ट्री ऑफ कोल्ड की है, बार बार सोर थ्रोट हो रहा है, तो क्या कॉज कर सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन में था ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अगर आपको बार बार सोर थ्रोट हो रहा है, बार बार कोल्ड हो रहा है, तो क्या कर सकते हो, ओटाइटिस मीडिया कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ओटाइटिस मीडिया ऑप्शन आपका सही होने वाला था, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लिथियम लेवल आर चेक्ड हाउ मेनी टाइम्स आफ्टर लास्ट डोज गिवन, ठीक है। जब हम लिथियम की लास्ट डोज देते हैं उसके कितने हावर के बाद, हाउ मैनी हावर्स, कितने हावर्स के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं उसका लेवल, ठीक है। उसका इफेक्टिव लेवल कितने हावर के बाद चेक करना होता है हमें, ठीक है। तो लिथियम की जो लास्ट डोज देते हैं उसके
12 घंटे बाद उसका इफ़ेक्टिवनेस हमें दिखती है, ठीक है। इसलिए हम लिथियम देने के 12 घंटे बाद उसका लेवल चेक करते हैं कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होने वाला है आपका 12 आवर्स या 12 आवर वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 12 आवर लगाया है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। आशा करते हैं कि सब लोग जो है अच्छे से क्वेश्चंस करके आए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन अच्छे हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका नॉन बेलियस ओमिटिंग, ठीक है। जो नॉन बिलियस ओमिटिंग होती है, ठीक है, ये किसका क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। कौन सा डिजीज़ का क्लिनिकल फीचर होता है, नॉन बिलियस ओमिटिंग, ठीक है। जो नॉन बिलियस ओमिटिंग होती है किस डिजीज़ का क्लिनिकल फीचर है, तो जो आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है वहाँ पे नॉन बिलियस ओमिटिंग होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या कहता है, जो आपका स्टोमक का पाइलोरिक रीजन होता है वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। तो आपका बाइल कहाँ पे बनता है, बाइल आपका होता है गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर से पहले ही यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है। तो जब गॉल ब्लैडर से पहले स्टेनोसिस हो जाएगा तो आपका बाइल जो है वो ओमिटिंग में नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे नॉन बिलियस ओमिटिंग होती है, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस जिन्होंने सही किया है उनका यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये पाइलोरस जो है आपका ये स्टोमक लेवल में पाया जाता है, ठीक है। उसके नीचे आपका बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो इसलिए वहाँ तक उससे पहले स्टोनोसिस हो जाएगी तो जो ओमिटिंग होगी उसमें आपका बाइल सेक्रेशंस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम पोटेशियम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। पोटेशियम पूछा था, ठीक है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछा गया था, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम के बारे में सबने पढ़ा होगा, सोडियम पोटेशियम साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो आपका पोटेशियम होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में होता है, ठीक है। और इसका नॉर्मल लेवल की बात करें तो ये क्या होता है आपका 3.5 से 5, ठीक है। 3.5 to 5 इसका नॉर्मल लेवल होता है। तो जिन बच्चों ने 3.5 to 5 किया है उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। और आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबको मतलब नॉर्मली याद ही होता है कि सोडियम का कितना लेवल होता है, पोटेशियम का कितना लेवल होता है, क्लोराइड का कितना लेवल होता है। तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम सही कर दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दिया है विच टाइप ऑफ फ्लूइड यूज्ड इन टीपीएन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड इन टीपीएन, टीपीएन में कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि जो टीपीएन होता है, टीपीएन आपका हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हाइपरटॉनिक, ठीक है, हाइपरटॉनिक, ठीक है। तो जब हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपरटॉनिक, और इसकी ऑस्मोलरिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हाइपरटॉनिक हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है। ये ऑप्शन जो हुआ यहाँ पे वो सही होने वाला था, ठीक है। क्योंकि आपका जो NS होता है वो आइसोटॉनिक होता है, लेकिन आपका जो टीपीएन होता है वो हाइपरटॉनिक होता है। तो हाइपरटॉनिक हाइपर ऑस्मोलर यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने हाइपरटॉनिक हाइपर ऑस्मोलर लगाया है उनका ये सही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद दिया था क्वेश्चन क्लीनिंग साइट ऑफ स्टेराइल ड्रेनेज, ठीक है। एक ड्रेनेज है, एक क्लीन ड्रेनेज, स्टेराइल ड्रेनेज है, ठीक है। स्टेराइल ड्रेनेज को हम कैसे क्लीन करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये पूछा था कि स्टेराइल ड्रेनेज को किधर से किधर क्लीन करना होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्टेराइल ड्रेनेज होता है इसको जब हम कभी किसी चीज़ को साफ़ करते हैं या फिर क्लीन करते हैं तो हमें लेस कॉन्टेमिनेटेड से, जो लेस कॉन्टेमिनेटेड एरिया होती है उससे हमें मोर कॉन्टेमिनेटेड एरिया तक जाना होता है, ठीक है। तो स्टेराइल क्या है, इनर जो है वो स्टेराइल ज़्यादा है और आउटर स्टेराइल कम है, ठीक है। तो हम इनर से आउटर पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लेस से मोर पे आना है, ठीक है। लेस कॉन्टेमिनेटेड से मोर कॉन्टेमिनेटेड पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लेस से आउटर पे आएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने लेस इनर टू आउटर किया है उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। और चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया था बेस्ट मेथड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन सबसे बेस्ट मेथड माना गया है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने भी लगाया था हैंड वॉशिंग
उनका ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बेस्ट मेथड ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज हैंड वॉशिंग, ठीक है, ये आपका सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम आपके लिए दूसरी वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।